McKinsey 7S फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया था टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वाटरमैन ने 1990 में। ये दोनों लोग McKinsey कंपनी के अंदर कंसल्टेंट काम करते थे और इन्होंने ये फ्रेमवर्क इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि ये जान सकें कि ऑर्गेनाइजेशन किन बुनियादों पर अलाइन रहती है, किन बुनियादों पर वो जुड़ी रहती है और जो अपना काम जारी और सारी रखती है। तो उन्होंने 7S फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया। अब ये सारे जो एस हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इनमें से एक भी एस मिसिंग होगा तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अलाइन नहीं रह सकेगी, वो चल नहीं सकता। जिसमें से 3 जो एलिमेंट हैं वो हार्ड हैं और 4 जो हैं वो सॉफ्ट हैं। यहाँ डिफ़ाइन करती चलूँ कि हार्ड एलिमेंट वो होते हैं जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो, जो बहुत ज़्यादा टाइम लें, और सॉफ्ट एलिमेंट का मतलब है जिनको चेंज करना बाएं हाथ का खेल हो। अब सॉफ्ट एलिमेंट में हमारे पास हैं स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज, और हार्ड एलिमेंट में हमारे पास हैं स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सिस्टम कैसे बनता है, स्टाइल क्या होता है, स्टाफ क्या होती है, स्किल्स क्या होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसको हम फर्दर एलोबरेट करते हैं। स्ट्रैटेजी हम उसे कहते हैं कि हमारे पास एक डेस्टिनेशन हमें पता हो लेकिन उसके तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं पता हो, या हमारे पास एक मकसद हो लेकिन उस तक मकसद को कैसे हासिल करना है हमें वो नहीं पता हो। तो मकसद के हुसूल के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, मंजिल मकसूद को पा लेने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये कुछ सवाल हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन सवालों को फुलफ़िल करती है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब हो जाती है। जैसे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, और किस तरह से वो कम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, और किस तरह से वो जो डिमांड में चेंज आती है कस्टमर की उसको किस तरह डील कर सकते हैं, और किस तरीके से वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को। तो जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो एक स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली बन जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ख़ुद को रन करेगी। जैसे कि कंपनी जो है या टीम जो है वो किस तरीके से डिवाइड होगी, कौन क्या काम करेगा, उसकी हायरार्की क्या है, कौन टॉप लेवल पे होगा, कौन मिडिल लेवल पे होगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगा, और किस तरीके से उसके डिपार्टमेंट एक दूसरे से एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे, डिसीजन कौन लेगा, कंट्रोल कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और वो किस तरीके से काम करेगी, और किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी, एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन होगी, इम्प्लिसिट होगी, वाज़ा होगी या गैर वाज़ा होगी, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जब हल हो जाती हैं तो उनसे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनता है जो बहुत पावरफुल होता है। अगर इसमें से कोई भी सवाल मिसिंग होगा तो स्ट्रक्चर जो होगा वो वीक स्ट्रक्चर होगा। सिस्टम उसे कहते हैं जहाँ कोई काम बिल्कुल किसी ख़ास तरीके के मुताबिक किया जाए, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एचआर का काम जो है वो खसूसी अहमियत का हामिल है, तो वो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट ही कर सकता है। इसी तरीके से फ़ाइनेंस का काम जो है वो खसूसी और जिसको सिर्फ फाइनेंस वाले ही सर अंजाम दे सकते हैं। तो उसके उस काम के लिए जो तरीक़ेकार हैं वो मखसूस होते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के लिए भी उन्होंने कुछ सवालात सामने रखे, जैसे कि सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कैसे रन होगा, क्या होगा उसमें, कौन से डिपार्टमेंट बनेंगे, और वो किस तरीके से स्टोरेज की डॉक्यूमेंट जो होगी कंट्रोल होगी। इंटरनल रूल्स एंड प्रोसेस बनाए जाएँ जिससे टीम को ट्रैक पर रखा जा सके। ये सब सवाल जब हल हो जाते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी का। स्टाइल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ फ्रेमवर्क के पढ़ने इसमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिव है, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है, और लीडरशिप के फैक्ट क्या है, कोहेसिव लीडरशिप है, पावर लीडरशिप है, या रेफरेंट लीडरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की, या एम्प्लॉइज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं या कोऑपरेटिव होने चाहिए, या फिर जो है वो जो रियल टीम मेंबर्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है कि वो जस्ट नॉमिनल ग्रुप के हों या उनका कोई स्पेशल ग्रुप बना हुआ हो। तो जब ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का या किसी भी पार्टी का स्टाइल डिसाइड हो जाता है। अगर इनमें से एक भी सवाल लैग करेगा तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाइल को कैरी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती। फिर होती है स्टाफिंग। स्टाफिंग कहते हैं कि लोग किस तरीके से होना चाहिए, उनकी पोजीशन क्या होना चाहिए,
किस तरीके के स्पेशलाइजेशन के लोगों की ज़रूरत है जो टीम को रिप्रेजेंट करें, और कौन सी पोजीशन है जिनको फिल करा जाना चाहिए, और कौन से गैप हैं जिनको जो है उन कौन सी कॉम्पिटेंस रिक्वायर हैं उन गैप्स को फिल करने के लिए। आगे ये सारी कॉम्पिटेंसेस या कैपेबिलिटीज़ या सारी इफेक्टिवनेस स्पेशलाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाते वक्त ध्यान में रखी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन टीम मेट्स को चुनेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और अगर इसमें ज़रा सा भी फ्लॉ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। फिर आती है स्किल्स के, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स जो हैं वो कंपनी क्या रिप्रेजेंट करेगी टीम के, और वो स्किल्स गैप किस तरीके के होंगे, अगर होंगे तो वो किस तरीके से फिल करेगी, जो टीम मेंबर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस फील्ड के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है, और जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किए हैं क्या वो अपनी स्किल्स के मुताबिक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को कौन मॉनिटर करेगा, कौन असेस करेगा, क्योंकि अगर स्किल्स अप टू डेट नहीं रहेंगी टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर सकेगी। तो स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते वक्त कंपनी के सीईओ को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बिना कंपनी का फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर लास्ट है शेयर्ड वैल्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, किन बुनियाद पे वो खड़ी है, वो कोऑपरेटिव टीम या कल्चर वो क्या है, और वो स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। अगर आपकी कोर वैल्यूज़ शेयर वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। वो कौन से बुनियादी वैल्यूज़ हैं जिससे कंपनी पर बिल्ड किया गया है। जैसे मैकडोनल्ड्स की क्या है कि मैकडोनल्ड का स्लोगन है आई एम लविंग इट, जिसका मतलब है उंगलियां चाटते रह जाना। तो ये मैकडोनल्ड का शेयर्ड वैल्यूज़ है कि वो जो कुछ भी खाने का आइटम बनाएगी उसके कस्टमर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जब फॉर्म की जा रही होती है तब ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि उनका मेन गोल मेन वैल्यूज़ क्या होंगी।